जय हिंद दोस्तों, मैं हूं योगिता और आपका स्वागत है स्टडी ऑर्बिट में, जहां पढ़ाई होती है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तो अपन ने पिछली क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्या है, जो किताब है उसके अपन के बारे में जानकारी, जो नोट्स है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब अपन उसी जानकारी को आगे बढ़ा रहे हैं और उस जानकारी में अपन प्राप्त क्या करेंगे, चैप्टर 1 और 2, उसमें चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि 3 प्रश्नावलियां दी गई आपको। हाँ, मान लेते हैं 3 प्रश्नावलियां और इसमें एक में लाल लिटमस है। ठीक है, तो मान लेते तीनों में लाल लिटमस है, लाल लिटमस दे दिया गया और इसमें से जो है एक है वो लाल को नीला कर देती है। तो लाल को जो नीला कर देगी वो कौन सी हो जाएगी, सारी हो जाएगी। ठीक है, जो नीला हुआ उसको अपन इन दोनों प्रश्नावलियों में डालते हैं, तो जो नीले को लाल कर देता है, नीले को जो लाल कर देता है वो कौन सी हो गई, अम्लीय, और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये उदासीन हो जाएगी। अपन ने ये जान लिया। इस क्वेश्चन में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी ये जानकारी ये है कि अम्ल और क्षारक और लवण उदासीन विलयन है, उसका पीएच क्या होता है, तो 07714। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। फिर अपन का 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दही और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको पित्तल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि खट्टे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। जो पित्तल और तांबे के बर्तनों के साथ में अभिक्रिया करके विषैले यौगिक बना लेते हैं, जिससे कारण क्या हो जाता है, अपन के कोई जो शरीर का अंग में विकार आ सकता है, अपन के जो कोई भी दिक्कत हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उससे। तो लेकिन ये कहा जाता है कि वे विषैले यौगिक बना लेते हैं उनके साथ अभिक्रिया करके। तो अपन को लिखना यही है कि दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है और जो पित्तल और तांबे के बर्तनों के साथ में अभिक्रिया करके विषैले यौगिक बना लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें ये है कि विषैले यौगिक। ठीक है, ये याद रखना। और मैं जो बोल रही हूँ उसको साथ में अपन आप है वो लिख भी सकते हो, क्योंकि लिखने से क्या होगा, अपन को याद है वो जल्दी रहता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धातु यौगिक है, मतलब कि धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, तो ये धातु जिंक हो गई। इसकी अपन को अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवानी, अम्ल का क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, अपन को हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई। हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे कि एक प्रणाली को उनके जो गैस है उसके ऊपर ले जाने पर ये पोप और पट की ध्वनि के साथ में जलती है, तो इसलिए अपन को पता चल जाएगा कि ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ध्यान से देखना, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई धातु यौगिक है, इसकी हम अभिक्रिया HCl के साथ में जो करवाते हैं तब एक तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड। ये कहा गया है कि कोई धातु यौगिक है उसके अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर एक कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ में ही एक है वो गैस है जो मोमबत्ती को बुझा देती है। तो मोमबत्ती को जो बुझा देती है वो होती है CO2 गैस। ठीक है, फिर अपन के बचा क्या कि यहाँ पे अपन को ये सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है वो पदार्थ जिसमें से Cl बाहर निकल गया, CaCO यहाँ पे की कुछ है ही नहीं, तो वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 यौगिक A का नाम, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इसका। 1 नंबर क्वेश्चन फिर से आ रहा है क्वेश्चन, मतलब वैसे तो अपन के 5 नंबर है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक पेज पे 5 होते हैं, दूसरे वाले पेज पे भी 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन और हमारे अकॉर्डिंग 5वां। HCl और HNO3 क्यों अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो HCl और HNO3 अम्लीय अक्सर इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें H+ आयन सांद्रता पाई जाती है, और जो ग्लूकोज और एल्कोहल है वो अम्लीय अभिलक्षण इसलिए नहीं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसमें H+ आयन सांद्रता नहीं पाई जाती है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, H+ OH- पीएच के आधार पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसी का है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिकल जो गैस होती है वो उसको जलाने पर नहीं है, शुष्क विलयन के रंग क्यों नहीं बदलती है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिकल गैस है वो शुष्क विलयन के रंग को क्यों नहीं बदलती है, तो इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि इसका आयनन नहीं होगा, उनमें H+ आयन नहीं पाए जाते, अर्थात
अभिलक्षण की अनुपस्थिति की वजह से शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के विलयन का रंग नहीं बदलता है। फिर कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो मैं क्या कह रही हूँ कि न कि जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो सभी यही सोच रहे होंगे कि इनमें क्या डिफरेंस क्या है, क्या कह रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस ये है कि ये मान लेते हैं जल है, इसमें मैं अम्ल डाल रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, जिसके कारण मिश्रण है, ये जो मिश्रण है वो आस्फलित होकर बाहर आ जाएगा। और मैंने ये सिर्फ पकड़ रखा है, तो ये प्रयोगकर्ता को जला भी सकता है, यानी मेरे हाथ को जला भी सकता है, इससे दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए अम्ल के जो है तनुकृत करते समय ये कहा जाता है कि जल को अम्ल में नहीं, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, यानी कि ये इतना अम्ल ले लिया और इसमें जल डालना चाहिए। डिफरेंस होता है छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज्यादा। मेरे सर है वो कहते थे कि रुको मत जाओ। मेरे क्या हुआ, एक बार हिंदी में गलती निकली, जो एक कोमा होता है ना इसकी, तो सर ने क्या बोला, मैंने कहा कि सर इनकी क्या गलती निकाल रहे हो, हिंदी का टेस्ट था, 8th क्लास में थी। सर ने बोला कि एक है रुको मत जाओ, ठीक है, एक ये है, और एक ये है कि रुको मत जाओ, ठीक है। तो इसमें दिन रात का डिफरेंस हो गया। कैसे हुआ मैं बता रही हूँ और आप भी समझ में होंगे, समझ गए। इसमें क्या कह रहा है, रुको मत, मत रुको, जाओ यानी गो, इसमें गो यानी जाने का कह रहे हैं। इसमें कि रुक जाओ, ठहर जाओ बेला, मत जाओ यहीं पे रहो, यानी कि इसमें ठहरने का कह रहे, रुकने को रुकने का कह रहे। तो इसमें अपन को पता चल जाना चाहिए कि हिंदी में एक जो चंद्र बिंदी होती है उसकी भी कितनी वेरिएशन होती है ना। तो इसलिए मुझे ये याद आ गया कि मेरे सर थे, उन्होंने हिंदी के टीचर थे, उन्होंने ये कहा था। फिर क्वेश्चन ये है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत कर रहे हैं तो इसकी मात्रा घट जाएगी, एकदम इजी है। अगले क्वेश्चन है वो कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को में अधिक सार मिलाएंगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि OH माइनस की सांद्रता क्या होगी, इसमें अगर सार मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि सांद्रता OH माइनस है, ठीक है। फिर है कि आपके पास दो विलयन है, विलयन में से एक का पीएच का मान 6 है, ए का 6, बी का 7 है, सॉरी 8 है। तो कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय है, तो ये अम्लीय हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है कि 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक के क्षारीय होता है, तब तो आप पहचान लोगे, नहीं तो जैसे घुमचक्कर हो जाओगे कि क्या दे दिया। इसमें भी गणित आ गई, विज्ञान में भी गणित आ गई, हिंदी में भी गणित आ गई। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी क्लासमेट्स ऐसे करते थे, ठीक है ना। फिर है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन उतना ही अम्लीय होगा, उतना ही प्रबल होगा। फिर है सारी विलयन में भी H+ आयन होते हैं, सारी विलयन में OH- आयन होते हैं, लेकिन H+ आयन की तुलना में OH- सांद्रता अधिक होगी। और इसमें आगे ये दे रखा है कि यदि होते हैं तो ये क्षारीय क्यों होता है, लेकिन इसमें ये दे रखा है कि होते हैं H+OH-, मान लिया सारे में OH- आयन होते हैं, लेकिन इसमें H+ आयन क्या होते हैं, या तो नहीं होते हैं, और होते हैं तो बताओ क्यों होते हैं। तो ये होते हैं, इनमें H+ आयन सांद्रता OH- आयन की सांद्रता की तुलना में कम होती है, इसीलिए OH- आयन सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। फिर अपन को दे रखा है 3-4 क्षारीय पदार्थ दे रखे हैं, CaCO3, CaO, ये तो ये बता रखा है कि कोई किसान है खेत में कब इस पदार्थ का उपयोग करेगा, तब करेगा। ये सभी क्या है, क्षारीय पदार्थ है। तो जिस जो खेत है, मान लेते हैं ये खेत है और इसमें अम्लता यानी कि अम्ल बढ़ गया है, तब ये सारे पदार्थ का उपयोग करेगा, क्योंकि विपरीत लक्षण होते हैं वो ही चेंज होते हैं। मेरे में बराबर, इसी में बराबर, इसी में बराबर, तो कुछ चेंजमेंट नहीं होने वाला है। ये है, इसमें बहुत बुरे लक्षण है, बहुत अच्छे हैं, तो तभी चेंजमेंट होंगे ना, कि ये बुरा वाला अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा वाला बुरा हो जाएगा, ये लक्षण है। फिर अपन को कह रखा है कि CaO Cl2 का प्रचलित नाम तो क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। फिर ये बनता कैसे, तो ये बनता है CaO2 यानी बुझे हुए चूने की जब क्लोरीन के साथ में विक्रिया करवाई जाएगी तो CaOCl2 बन जाएगा। फिर कठोर जल को मृदु करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए क्या किया जाता है, Na2CO3.10H2O धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और धावन सोडा NaHCO3 यानी कि
अगले मैंने 3-4 क्वेश्चन साथ में बोल दिए हैं कि NaCO3 यानी कि इसको अपन कहते हैं बेकिंग पाउडर, उसको अपन गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ पे एक बचा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ में अभिक्रिया पीओपी का सूत्र क्या होता है, CaSO4 अर्धहाइड्रेट जल, यानी कि ये जल हो गया, इसको अपन जिप्सम प्राप्त कर लेंगे, इसमें अगर जल मिलाएंगे तो अपन को जिप्सम मिलकर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चैप्टर के मिड के क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं और चैप्टर के एंड के क्वेश्चन भी जल्दी आने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे मेरे एक टीचर के द्वारा कही गई बात याद आ रही है, मारवाड़ी में थी कि मंजिल तो मिली जैसी, मंजिल तो मिली जैसी, चाहे मोड़ी मिलो चाहे बेगी मिलो, चाहे मोड़ी मिलो चाहे बेगी मिलो, लेकिन झालर तो बन के वहां जका हाल घरों निकले को नहीं। बात कहने की यह है कि माका क्लासमेट हने जका माका क्लासमेट बे काई करता के घर आ जाता, बैग रखता, पाछा उठ आ जाता, झकान माका सरिया किया करता। जी मैं कह रही हूँ कि अपन किताब खोले पढ़नू पड़सी, अपन की चीज है, अपन कोई बात करनी है, कोई की बात ने असफल साबित करनी है जहाँ तो अपन की करनू पड़सी, नहीं तो की कोई नहीं। ठीक है, तो अपन की यहाँ पे क्लास समाप्त हो रही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यहाँ पे चैप्टर क्या जो ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगेन आपका थैंक यू।